गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 का सब्जेक्ट है अतीत से वर्तमान, अध्याय 8 क्षेत्रीय संस्कृति का उत्कर्ष। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्षेत्रीय शक्ति, स्थानीय शक्ति जो है उसका विकास, उसका उद्भव कैसे होता है। तो जब केंद्रीय शक्ति, जो सेंटर का ताकत है, वो जो कमजोर होता है, उसी के कारण क्या होता है, तो क्षेत्रीय शक्ति का उत्थान होता है। और क्षेत्रीय शक्ति जैसे ही उत्थान होगा तो क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सेम सिचुएशन हो रहा है जो प्राचीन कालीन गुप्त साम्राज्य था। प्राचीन कालीन इतिहास का जो हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य का पतन होता है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के कार्यकाल में। 540 तक उसका पतन हो जाता है। अब देखिए, यह है भारत का वर्तमान नक्शा है। ये प्राचीन काल में, मध्यकाल के आसपास कुछ इस तरह से इसका नक्शा था। इधर भी भारत का विस्तार था। अब इसमें देखिए, ये आपको उत्तर भारत हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया है। तो पाल वंश, यहाँ बंगाल बिहार के आसपास पाल वंश का विकास होता है। यहाँ मध्य प्रदेश मालवा में क्या होता है, तो गुर्जर प्रतिहार का उत्पत्ति होता है। यहाँ देखेंगे आप तो ये राष्ट्रकूट का दक्षिण भारत में उत्पत्ति होता है। पल्लव का यहाँ पे उत्पत्ति होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कई छोटे छोटे स्थानीय शासक विकास कर रहे हैं। तो यही 7वीं 8वीं शताब्दी तक आते आते काफी मजबूत हो जाते हैं क्षेत्रीय शासक सब, और इसी से क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तो क्षेत्रीय संस्कृति में मुख्य रूप से भाषा, साहित्य, चित्रकला, संगीत, इसी सब को इस संस्कृति में बढ़ावा मिलता है। तो हम लोग देखेंगे उत्तर भारत में उस समय आते आते आप देखेंगे कि बांग्ला भाषा, अवधी भाषा, मैथिली भाषा, इसी तरह से दक्षिण भारत में देखेंगे मलयालम का विकास होता है। तो इसी के बारे में जानना है कि इसकी उत्पत्ति किससे कैसे हुई थी। कि सबसे पहले उत्तर भारत में प्राचीन काल से ही बोले जाने वाली भाषा है संस्कृत, और मौर्य काल आते आते आप देखेंगे कि जनमानस का भाषा हो जाता है प्राकृत। प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा से ही निकला हुआ भाषा है, और ये मूल भाषा से जो कोई दूसरा भाषा बनता है उसको कहते हैं अपभ्रंश। इसको कहते हैं अपभ्रंश भाषा। अब देखिए, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, तो मूल भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसको अपभ्रंश कहते हैं। तो ये सारा क्या हुआ, मुख्य रूप से संस्कृत से ही किसी न किसी प्रकार से उत्पन्न हुआ है उत्तर भारत में। इसी सबको अपभ्रंश कॉमन रूप से कहते हैं, अपभ्रंश भाषा। अब देखिए, संस्कृत की उत्पत्ति, संस्कृत से प्राकृत की उत्पत्ति, प्राकृत से क्या होता है, तो मगधी भाषा का विकास होता है। मगध के क्षेत्र है। मगध का उत्कर्ष जब हम लोग पढ़े थे तो देखे थे मगध का एरिया किधर है, बिहार, जो वर्तमान बिहार है उसी में मगध था पहले प्राचीन काल में। तो मगधी भाषा को बिहारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मगधी भाषा प्राकृत से निकला, और इस मगधी से मैथिली, आप देखेंगे कि दरभंगा मधुबनी के क्षेत्र में मैथिली भाषा बोला जाता है। इस मैथिली को 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में, जिसमें भाषा को रखा गया है, उसमें शामिल किया गया मैथिली भाषा को 2004 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखेंगे इस हिंदी, जो हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, उसकी भी उत्पत्ति, जो वर्तमान में राजकीय भाषा है, जिसमें शासन व्यवस्था का कार्य होता है, वही हिंदी भाषा का उत्पत्ति भी मगधी, बिहार के आसपास बिहारी भाषा से ही माना जाता है। अब देखेंगे मगधी का ही बिगड़ा हुआ रूप मगही है, और मगही से भोजपुरी, जो आजकल देख रहे गाना में सुनते हैं, भोजपुरी गाना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वो भोजपुरी भाषा जो है उसका उत्पत्ति भी मगही, कहीं ना कहीं मगधी से हुआ है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा अपना पहचान बनाया और किस तरह से अपने आपको अस्तित्व में लाया।
अब देखिए मैथिली एक क्षेत्रीय भाषा संविधान के अनुसूची में भी शामिल हो चुका है। भोजपुरी काफी लोकप्रिय हो चुका है, विश्व स्तर पे लोग इसको सुनते हैं। भारतीय जो भाषा था उसका भी विकास हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू का हुआ। तो वही उर्दू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उर्दू भाषा, उर्दू की उत्पत्ति कब होती है? उर्दू की उत्पत्ति 11वीं सदी में होती है और इसका उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो शिविर में, या खेमा। जो सैनिक लोग थे, जब तुर्की लोग भारत में आए, उस समय जो सेना का शिविर होता था, उस शिविर में कई जगह के लोग रहते थे। उसमें अरब वाले भी रहते थे, तुर्क वाले भी रहते थे और हिंदुस्तान के कुछ हिंदू सैनिक सब भी रहते थे। ये सब जो आपस में स्थानीय भाषा में जो बात करते थे, क्षेत्रीय भाषा में ये लोग जो आपस में बात करते थे, उसी सभी भाषा का मिश्रण होकर के क्या हुआ? उर्दू का उत्पत्ति होता है। तो इसीलिए इस उर्दू का उत्पत्ति कहाँ होता है? शिविर में होता है, खेमा में। उस खेमा के कारण इस उर्दू भाषा का दूसरा नाम खेमा भी है, शिविर भी है और शिविर में ही इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका लिपि, उर्दू का लिपि क्या है? फारसी। ये भाषा लिखा किस चीज में जाता है? किस लिपि में लिखा जाता है? उर्दू फारसी लिपि में लिखा जाता है और इसमें इसीलिए मुख्य रूप से शामिल क्या है? अरबी, तुर्की भाषा, फारसी भाषा और हिंदी भाषा, इस सभी भाषा का मिश्रण हो चुका उर्दू। तो अब देखते हैं इसका मशहूर जो कवि था वो था अमीर खुसरो। ये 14वीं शताब्दी में, उर्दू की उत्पत्ति कब होती है? 11वीं सदी में। और 14वीं सदी में उर्दू का नाम अमीर खुसरो रेख्ता और हिंदवी, रेख्ता और हिंदवी देता है। हिंदी भाषा भारत में मुख्य रूप से ईरानियों के द्वारा इस शब्द का, हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। अब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही ईरानी और भारत का, ईरान वालों और भारत वालों का व्यापारिक संबंध रहा है। तो भारत में जो सिंधु नदी, इधर बात सिंधु नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अब देखेंगे कि इधर से ईरानी प्रवेश करता है और ईरान से भारत में, उसको भारत में प्रवेश करने से पहले क्या होता है? तो सिंध नदी के पास, सिंध नदी को से गुजरना पड़ता है और सिंध को वो ईरानी हिंद कहता था और इसीलिए वो भारत में, भारत वाले को हिंदुस्तान, हिंद देश का रहने वाला हिंदुस्तानी हो गया। तो बढ़ता है सिंधु नदी, उसमें हिंदू रहते हैं। तो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग क्या हो गए? हिंदू हो गए और सिंध नदी हिंद हो गया और हिंद में एक प्रत्यय लगाने से हिंद का, और हिंद का जो भाषा बोला जाता है वो हो गया हिंदी। इस प्रकार से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इस सारा शब्द का कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे है? ईरानी से है। ये सारा शब्द ईरानी के द्वारा भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया था। तो इसी चीज को हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा विकास मुगल कालीन शासक अकबर के समय में होता है। अकबर इसे हिंदी साहित्य को काफी बढ़ावा देता है और अकबर के काल में मलिक मुहम्मद जैशी नाम के एक महान विद्वान हैं जो पद्मावत नामक ग्रंथ लिखते हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में लिखा जाता है। आप देखेंगे कि रामचरितमानस का रचना किसके द्वारा किया जाता है? तुलसीदास महाराज के द्वारा। और तुलसीदास महाराज अवधी भाषा में मुख्य रूप से रामचरितमानस मुख्य रूप से लिखा जाता है किस भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा कौन सा है? अवध में, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ वही जगह है क्या? अवध। और अवध में बोले जाने वाली भाषा थी अवधी
और उसी अवधी भाषा में रामचरितमानस का रचना किया गया तुलसीदास जी महाराज के द्वारा। तो ये किसके काल में किया गया? अकबर के काल में किया गया। इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि अकबर साहित्य का भी संरक्षण कर रहा था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से कुछ व्यक्ति का नाम आपको जानना आवश्यक है। 9 रत्न मतलब 9 व्यक्ति, योग्य व्यक्ति 9 गो थे, जिसको अकबर अपने दरबार में नियुक्त किया हुआ था और उसे अकबर का 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। उसमें आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण नाम है अब्बुल फजल का। दूसरा देखेंगे अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनको रहीम के नाम से भी जाना जाता था। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक थे तानसेन। इस तानसेन का नाम था राम तनु पांडे। अब मूल नाम इसका था राम तनु पांडे। अब देखेंगे एक था बीरबल, जिसका नाम था, मूल नाम क्या था? महेश दास। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे चित्रकला के बारे में, संगीत के बारे में। थैंक यू।